हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखने जा रहे हैं क्या म्यूटेशन। म्यूटेशन का ये सेकंड लेक्चर है, ये कंटिन्यूएशन है म्यूटेशन का। अभी तक हमने ये देख लिया ना कि म्यूटेशन क्या होता है, इसके बेसिक्स अभी तक हम देख करके आ चुके रहे। तो म्यूटेशन कुछ नहीं होता, म्यूटेशन की सिंपल मीनिंग थी सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अचानक से जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। जैसे कि म्यूटेशन जो टर्म है, ये टर्म दिया है ह्यूगो डी वरीस ने। ह्यूगो डी वरीस ने म्यूटेशन की स्टडी करी थी ओनोथेरा लेमार्कियाना, जिसको इवनिंग प्राइमरोज भी कहते हैं। तो इन्होंने स्टडी करी रही इवनिंग प्राइमरोज पर। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इस पर म्यूटेशन की स्टडी करी थी। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था सेट राइट ने सबसे पहली बार म्यूटेशन को ऑब्जर्व करा था। ऑब्जर्व इन्होंने करा था, लेकिन स्टडी ह्यूगो डी वरीस ने करी थी। ऑब्जर्व का मतलब है सबसे पहली बार इन्होंने क्या करा था, म्यूटेशन को देखा था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने लॉन्ग लेग शिप के बीच में कुछ छोटी पैर वाली शिप देखी रही, जिसका नाम इन्होंने दिया रहा एंकन। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने लॉन्ग लेग शिप के बीच में छोटी लेग वाली शिप देख रही, तो इनका ये कहना था कि अगर लॉन्ग लेग वाली शिप बच्चे दे रही है तो उनके जो बच्चे होने चाहिए वो भी लॉन्ग लेग होने चाहिए। लेकिन उनके जो बच्चे आए थे तो कुछ बच्चों के लेग क्या थे, छोटे, इन्होंने क्या करा था, उस टाइम इन्होंने ऑब्जर्व करा था। और ये ऑब्जर्व जब इन्होंने करा तो वहां से पता चला कि ये इस कारण छोटे लेग डाल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, म्यूटेशन हुआ है। इसके बाद ऐसे बीटल एंड टॉटन ने इंड्यूस म्यूटेशन करा था, मतलब इन्होंने म्यूटेशन कराया था, आर्टिफिशियली इन्होंने म्यूटेशन कराया था। इन्होंने म्यूटेशन कराया था एक न्यूरोस्पोरा जो कि एल्गी होता है उसके, सॉरी फंगस होता है उसके ऊपर। इन्होंने क्या करा था, न्यूरोस्पोरा के ऊपर यूवी रे डाला। यूवी रे जैसे डाला तो वो क्या था, प्रोटोटाइप से वाइल्ड में बदल गया था। क्या हुआ था देखिए, बीटल एंड टॉटन ने क्या करा था, बीटल एंड टॉटन ने एक कंसेप्ट दिया था, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी इन्होंने दिया रहा। इसका मतलब ये था कि एक जीन है वो एक ही टाइप का एंजाइम बनाएगा। क्या कहना चाहता है ये थोड़ा सा भी अपन आगे देखेंगे। इन्होंने स्टडी करी थी न्यूरोस्पोरा पर। न्यूरोस्पोरा क्या होता है, न्यूरोस्पोरा एक हैप्लॉइड फंगस है। ये क्योंकि हैप्लॉइड है, तो अगर कोई भी चीज हैप्लॉइड है तो उसमें अपन म्यूटेशन बहुत आसानी से देख सकते हैं। कैसे, थोड़ा देखिए। ये एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक कैपिटल टी और स्मॉल टी की जीन है। अगर मैं बोल रहा हूँ स्मॉल टी में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो ये म्यूटेशन होकर के दोनों कैपिटल टी बदल गए। अगर दोनों कैपिटल टी बदल गए तो कैपिटल टी स्मॉल टी से भी मुझे जो फिनोटाइप मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, टॉल। लेकिन इससे भी क्या आ रहा है, टॉल। तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो दोनों से मुझे, बाहर से देख रहा हूँ तो दोनों से मुझे टॉल दिख रहा, तो मैं बता ही नहीं सकता म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं वहीं पास क्या ले रहा, हैप्लॉइड इंडिविजुअल ले रहा, तो अगर इसमें म्यूटेशन हो गई, ये कैपिटल टी बन गया, और इसमें म्यूटेशन हुआ तो ये स्मॉल टी बन गया। तो अब ये क्या देगा, अब ये लॉन्ग देगा, और ये क्या देगा, इससे जो इंडिविजुअल आएगा वो ड्राफ आएगा। तो मैं यहाँ पास इजीली देख करके बता सकता हूँ कि पहले जो इंडिविजुअल टॉल हुआ करता था, अब उसमें म्यूटेशन हो गया तो वो क्या हो गया, ड्राफ। लेकिन अब मैं इसमें भी इजीली देख करके बता सकता हूँ कि ये पहले ड्राफ हुआ करता था, अभी हो गया टॉल। तो हैप्लॉइड में म्यूटेशन की स्टडी बहुत इजी हो जाती है एज कंपेयर टू डिप्लॉइड। इसलिए न्यूरोस्पोरा के लिए कहा गया कि ये हैप्लॉइड फंगस है, तो ये बेस्ट है म्यूटेशन की स्टडी के लिए। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने नॉर्मल न्यूरोस्पोरा पर यूवी रेज डाली। जैसे इन्होंने नॉर्मल न्यूरोस्पोरा पर यूवी रे डाली तो वो म्यूटेंट हो गया, उसमें म्यूटेशन आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या नाम दिया गया, म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा। तो जो ये नॉर्मल न्यूरोस्पोरा था इसका नाम था प्रोटोटाइप, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ बाय पी। और यहाँ पर जो म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा है उसका नाम है ऑटोट्रॉफ, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, ए से। अब आप थोड़ा देखिएगा, तो इन्होंने क्या करा था, ये क्या है, यहां पर बहुत सारे प्रोटोटाइप न्यूरोस्पोरा थे। तो इन्होंने क्या करा रहा, यहां पास ये जब ग्रो हो रहा है तो ये कहता था न्यूट्रिएंट लेस मीडियम था। तो इन्होंने देखा कि न्यूट्रिएंट, यहां पर न्यूट्रिएंट की कमी है, वहां पर तो प्रोटोटाइप आसानी से ग्रो हो रहा है, लेकिन वहां पर जो ऑटोट्रॉफ है वो ग्रो नहीं हो पा रहा। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसमें न्यूट्रिएंट एनरिच कर दिए। जब इन्होंने न्यूट्रिएंट एनरिच करे, इन्होंने बाहर से क्या दिया था, इन्होंने बाहर से ऑक्सीजन दिया रहा। तो जैसे इन्होंने बाहर से ऑक्सीजन दिया तो देखा कि बाहर से जब मैं इसमें न्यूट्रिएंट मिलाता हूँ ऑक्सीजन, तो जैसे मैं ये मिलाता हूँ तो इसके कारण ये जो ऑटोट्रॉफ है उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो यहां से ये चीज ऑब्जर्व होगी कि म्यूटेशन में कुछ ऐसा हुआ है कि कम न्यूट्रिएंट्स में ऑटोट्रॉफ ग्रो नहीं कर पा रहा, लेकिन ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है तो जो ऑटोट्रॉफ है वो ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पास इन्होंने किसकी स्टडी करी थी, इन्होंने स्टडी करी थी इंड्यूस्ड म्यूटेशन की। किसने, बीटल एंड टॉटन ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है नीट में
कि अगर न्यूट्रिएंट एनरिच मीडियम होगा या मैं किसी मीडियम में ऑक्सीजन मिला दूं तो मुझे कौन से टाइप के न्यूरोस्पोरा मिलेंगे, तो उसका आंसर क्या जाता है, ऑटोट्रॉफ। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट लेस मीडियम होगा तो वहां पर कौन ग्रो करेगा, वहां पे ग्रो करेगा प्रोटोट्रॉफ। अगर आप कोई अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल वगैरह कुछ सॉल्व करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो अब अपन देख रहे हैं क्या आगे म्यूटेशन का, जिसमें क्या है एमएस स्वामीनाथन के बारे में। एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का इन्हें पिता क्यों कहा जाता है ये भी अपन आगे देखेंगे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंड्यूस म्यूटेशन करा था जिसपे वीट पर इन्होंने इंड्यूस म्यूटेशन देखा था बाय द हेल्प ऑफ गामा रेज। क्या हुआ कि हमारी इंडिया में जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट आजाद हुई, मतलब जब हमारी कंट्री आजाद हुई 1947 में, तो 1947 में जब आजाद हुई तो हमारी एक नई गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट का नाम था कांग्रेस। तो जब ये गवर्नमेंट बनी तो इस गवर्नमेंट के पास सबसे पहला जो मोटिव आया कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन की क्या करना है, इंडियन पॉपुलेशन को हमें न्यूट्रिएंट पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है, क्योंकि सभी के पास क्या हो रही थी, हंगर। इतनी बड़ी आबादी को खाना पहुंचाना आसान नहीं था, तो फिर क्या करा जाए, कहीं ना कहीं से तो खाना पैदा करना है, तो कहाँ से करें। तब उस समय बुलाया गया किसे, एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को बुलाया गया तो इन्होंने आइडिया दिया कि साहब मैक्सिको में एक वीट की वैरायटी है जिसका नाम है सोनारा 64। ये मैक्सिको में बहुत फल फूल रही है, तो इसको इंडिया में लाओ, इंडिया में लाकर के अपन भी ग्रो कराते हैं। और इंडिया में अगर ये ग्रो होगी तो इंडिया में ग्रो होने से क्या मिलेगा, इंडिया में जब ये ग्रो होगी तो ग्रो होने से इंडिया में प्रोडक्शन होगी अच्छी खासी, और इंडिया में अगर प्रोडक्शन होगी तो इंडिया में प्रोडक्शन होने से क्या होगा, सबको खाना मिलेगा। लेकिन जब इसे इंडिया में लाया गया तो ये ग्रो नहीं कर पाए। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने करोड़ों अरबों खर्च करके क्या करा, सोनारा 64 को ट्रांसपोर्ट कर दिया मैक्सिको से इंडिया, लेकिन ये इंडिया में ग्रो नहीं कर पाई। अब जब ये ग्रो नहीं कर पाई तो इंडिया के लिए तो पैसे का भी लॉस हो गया, साथ में फूड भी नहीं मिला। तब एमएस स्वामीनाथन ने क्या करा, ये सोनारा 64 पर गामा रे डाला। जब गामा रे डाला तो ये सोनारा 64 पर म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने से इसका नामकरण कर दिया गया शरबती सोनारा। तो शरबती सोनारा इस तरीके से फल फूली कि जहां पर 1 टन वीट हो रहा था वहां पर सब कितने बन रहे, 20 to 60 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस होने लगे। इतना बड़ा चेंजेस आ गया। इतने बड़े चेंजेस आने के कारण क्या हुआ कि खाने की सबको क्या मिल गई, खाने की पूर्ति हो गई। तब से इन्हें क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। इन्होंने क्या करा, इन्होंने गामा रेस का यूज करके इंड्यूस म्यूटेशन की स्टडी बताई थी, किस पर, वीट पर। तो वीट की कौन सी वैरायटी पर, सोनारा 64, और उसको बदल किस में लिया था, शरबती सोनारा में। ये आपके सामने जो एग्जांपल दिखा रखा है। एक और ऐसे इन्होंने कहा था पूसा स्वर्णिम, लेकिन पूसा स्वर्णिम क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो इस पर नहीं जाएंगे, शरबती सोनारा इतना सफिशिएंट है आपके लिए। अब अगर म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन 2 तरीके का होता है। अगर म्यूटेशन क्रोमोसोम के लेवल पर हो रहा है तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन इस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के लेवल पर हो रहा है तो उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है हेट्रोप्लॉइडी और एक होता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब है क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर इसमें चेंज आ जाएगा, कहीं ये कट जाएगा, कहीं ये बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, क्रोमोसोमल एब्रेशन में। हेट्रोप्लॉइडी का मतलब है कि प्लॉइडी में चेंज आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाएगा। इसके 2 एग्जांपल है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। जैसा कि जब हमने फर्स्ट लेक्चर म्यूटेशन का देखा था तो हमने उसमें क्या पढ़ लिया रहे, पॉलीप्लॉइडी पढ़ करके आ चुके हैं। तो ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये आपके किसका एग्जांपल है, यूप्लॉइडी का। तो ये ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका है, ऑलरेडी ये डन है। इसके बाद जब बचा एन्यूप्लॉइडी, तो अब हमें आगे किसको पढ़ना है, अब हमें आगे पढ़ना है एन्यूप्लॉइडी को और क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड जीन म्यूटेशन। तो अपन एक एक करके बात करेंगे। अब अपन आगे देखते हैं। अभी हम जब म्यूटेशन के टाइप्स पढ़ रहे थे तो म्यूटेशन के टाइप में हमने देखा था एक क्रोमोसोम में चेंज आएगा और एक जीन में चेंज आएगा। तो हमने क्रोमोसोम में हेट्रोप्लॉइडी देखा। क्रोमोसोम में जो हेट्रोप्लॉइडी थे उसके 2 टाइप से, यूप्लॉइडी है ना, और एक पॉलीप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी का एग्जांपल जो था वो था पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। और हेट्रोप्लॉइडी में कौन था, एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी की सिंपल मीनिंग क्या होती है, एन्यूप्लॉइडी की मीनिंग होती है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए क्रोमोसोम का किसी एक सेट में से। मतलब यूप्लॉइडी में क्या हो रहा था, यूप्लॉइडी में ये एक सेल है, तो मैं बोल रहा हूँ ये डिप्लॉइड सेल है तो इसमें 2 है। तो अगर यूप्लॉइडी में इंक्रीज हो रहा था तो पूरा एक सेट इंक्रीज हो रहा था। देखिए इसमें पूरा सेट इंक्रीज नहीं हुआ, इसमें केवल एक क्रोमोसोम या तो इंक्रीज हो जाएगा या एक डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा होगा। किसी सेट में से एक का इंक्रीज हो जाएगा, एक का डिक्रीज हो जाएगा, पूरा सेट इंक्रीज नहीं होगा। ये होता है एन्यूप्लॉइडी। अब अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज के लिए अपन बायोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं हाइपर, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने के लिए वर्ड अपन यूज करते हैं हाइपो। तो अपन पहले देख रहे हैं कि डिक्रीज होने वाला, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी। ये मैं मान रहा हूँ कोई एक इंडिविजुअल है जो कि डिप्लॉइड है,
अब अगर ये डिप्लॉयड है और इसमें हाइपो एन्यूप्लॉइडी हुआ है तो बताओ हाइपो का मतलब क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, एक सेट में से किसी क्रोमोसोम का लॉस हो रहा। जैसे यहाँ पास है क्या, ये पूरा हमारे पास एक क्रोमोसोम के 2 सेट थे, लेकिन यहाँ पास क्रोमोसोम नंबर 1 से एक सेट क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसलिए इसको मैंने क्या बोला, हाइपो एन्यूप्लॉइडी, क्योंकि एक डिलीट हुआ है तो मोनो है ना। तो एक के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल क्रोमोसोम डिलीट हुआ है। तो सिंगल क्रोमोसोम डिलीट हुआ है तो यहाँ पास की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2n। तो अगर यहाँ की प्रोबेबिलिटी 2n थी और यहाँ पास से एक डिलीट हुआ तो 2n - 1। तो इसका कभी भी रिप्रेजेंटेशन आएगा तो ऐसा आएगा 2n - 1। अभी आप याद करिए किसमें देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। ये वही सिंड्रोम है जिसमें फीमेल जो होती है वो मेल में टर्न हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, टर्नर सिंड्रोम, 2n - 1। जबकि ये जो डबल मोनोजोमी है, तो डबल मोनोजोमी का मतलब क्या है, डबल मोनोजोमी का मतलब है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसमें से 2 क्रोमोसोम क्या हुए, डिलीट हुए हैं। तो एक तो यहाँ से हुआ है डिलीट, एक यहाँ से हुआ। तो ये दोनों आपस में कैसे, होमोलोगस कि नॉन होमोलोगस, ये आपस में नॉन होमोलोगस हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2n - 1 फॉर दिस। एंड ये अलग क्रोमोसोम है इसलिए इसका भी -1। अगर ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के होते, तो अगर एक ही क्रोमोसोम से डिलीट हुए होते तो मैं इसको ऐसे लिखता 2n - 2, क्योंकि एक ही सेट दोनों डिलीट हो गए। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सेट डिलीट हुए हैं इसलिए मुझे इसको अलग अलग दिखाना पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल मोनोजोमी। लेकिन अगर ये पास एक सेट ही पूरा डिलीट हुआ होता तो मैं इसको कैसे शो करता, इसको मैं शो करता 2n - 2 से, जो कि क्या कहलाता है, जो कि कहलाता है नलोजोमी। तो हाइपो एन्यूप्लॉइडी का क्या है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी में 3 तरीके के हैं, मोनोजोमी, डबल मोनोजोमी, नलोजोमी। कई किताबों में ट्रिपल मोनोजोमी भी कह दिया जाता है। तो ट्रिपल मोनोजोमी में क्या आ जाएगा, एक और -1 यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा, है ना। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैसे क्रोमोसोम से डिलीट हुआ है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से डिलीट हुआ है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम से डिलीट होता तो मैं क्या करता, मैं सीधा एक ही बार लिख देता, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपर एन्यूप्लॉइडी की सिंपल मीनिंग होती है कि लॉस नहीं होगा, इस बार क्या हो जाएगा, इस बार इंक्रीज हो जाएगा। क्रोमोसोम का सेट अगर इंक्रीज हो गया है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा हाइपर एन्यूप्लॉइडी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाइपर एन्यूप्लॉइडी में तो मोनोजोमी हो रही थी, तो मैं इसको क्या कर रहा था 2n - 1, लेकिन यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास हो जाएगी ट्रायोजोमी। ट्रायोजोमी का मतलब क्या होता है कि ये जो सेट था उसमें से कोई भी एक सेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जहां पे माइनस आ रहा था यहाँ पर सी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, ये जो डाउन सिंड्रोम है इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो 21st पेयर होता है, 21st पेयर जो होता है उस पे क्या हो जाती है, उस पे क्या हो जाती है, ट्रायोजोमी हो जाती है। ट्रायोजोमी का मतलब क्या है, ट्रायोजोमी का मतलब है कि एक सेट इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पास क्या होगा कि यहाँ पर डबल मोनोजोमी थी, तो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, डबल ट्रायोजोमी। डबल ट्रायोजोमी हो गया तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या होगा, एक सेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये क्या होता है, डबल ट्रायोजोमी। अब यहाँ पर जैसे नलोजोमी था, जहां पास एक क्या हो रहा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का डिलीटेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पास होगा टेट्राजोमी। टेट्राजोमी, तो यहाँ पर ये प्लस प्लस आ जाएगा। टेट्राजोमी का मतलब है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2n + 2। यहाँ पे क्या हुआ, 2n + 1 + 1, क्यों, क्योंकि ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ऐड हुआ है। यहाँ पास क्यों मैंने +1 करा, क्योंकि केवल एक ही क्रोमोसोम का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। क्योंकि 2n थी तो 2n में एक का एडिशन हो गया तो इसको क्या बोला, ट्रायोजोमी। 2 अलग अलग का एडिशन हुआ है इसलिए डबल ट्रायोजोमी। और एक सेट का इंक्रीज हो गया है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम में, तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्राजोमी। तो दैट्स ऑल अबाउट एन्यूप्लॉइडी।